नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपनी इस वीडियो में यूरोप द्वारा लाए गए एक नियम के बारे में जानेंगे। ये नियम कहता है कि साम यूरोप में अब वही सामान बिकेंगे जिसके पीछे ये सबूत हो कि इस सामान को बेचने के लिए किसी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया या किसी वन या जंगल को काटा नहीं गया है। अर्थात यूरोप का एक जंगल बचाने का एक नया नियम आया है। आजकल दुनिया में इतना तेजी से लोग विकास कर रहे हैं, विकास के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो वो लोग जंगल को काटते जा रहे हैं, वन को काटते जा रहे हैं, लेकिन उसके भविष्य में होने वाले दुष्परिणाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम विकास के लिए जंगल को आए दिन काटते जा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा वन और जंगल अगर कहीं काटे जाते हैं, तो ब्राज़ील में काटे जाते हैं और दूसरे नंबर पर चौंकाने वाली बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा वन काटे जाते हैं। भारत में जनसंख्या भी दुनिया में नंबर 1 पर है और जिस तरह अंधाधुंध वनों की कटाई दुनिया में हो रही है, आने वाले दिनों के लिए ये बहुत पृथ्वी के लिए आने वाले दिनों में पृथ्वी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। हम लोग विकास के चक्कर में इतने पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये भूल जा रहे हैं कि इन्हीं जंगलों से हमको ऑक्सीजन मिलता है, इन्हीं जंगलों की वजह से ही, इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से ही धरती पर बारिश होती है या बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूरोप ने यूरोप ने ये जंगल बचाने का नया नियम लागू किया है। इस नए नियम से केवल दुनिया केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश प्रभावित होंगे और ये नियम वास्तव में बहुत भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा नियम है। किसी भी महाद्वीप को ऐसा निर्णय या किसी भी देश को ऐसा निर्णय बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, जो आज यूरोप महाद्वीप ने लिया है। आइए देखते हैं नियम में क्या है। दुनिया के घटते जंगलों को बचाने के लिए यूरोपीय संघ दिसंबर 2025 से नया कानून लागू कर रहा है। अब यूरोप में वही कॉफी, लकड़ी, रबड़ या सोया बिकेगा जिसका साफ सबूत हो कि उसके पीछे पेड़ नहीं काटे गए। भारत के लिए यह नियम चुनौती भी है और हरित व्यापार में अग्रणी बनने का सुनहरा मौका भी है। दुनिया भर में तेजी से हो रहे जंगलों की कटाई से निपटने के उद्देश्य से बनाए गए यूरोपीय संघ का नया नियम दिसंबर 2025 से लागू हो गया। तो दुनिया भर में तेजी से जंगल कट रहे हैं, उसके खिलाफ ये कानून बनाया गया है जिससे दुनिया के लोग सतर्क हो जाएं। यूरोपीय यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सही बात है, भविष्य के लिए ये नियम बहुत अच्छा है। हाँ, वर्तमान में कुछ नुकसान कुछ देशों को हो भी जरूर सकता है, लेकिन भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। कृषि, कपड़ा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र जैसे व्यापार और मुख्य श्रृंखलाओं पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। विशेष रूप से भारत जैसे निम्न और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं पर यूरोपीय संघ के इस नियम के तहत मवेशी, कोको, काफी, ताड़ के तेल, रबर, सोया, लकड़ी के कारोबार पर इसका असर पड़ेगा। व्यापारियों को स्पष्ट रूप से साबित करना होगा। जो व्यापारी अपने सामान को यूरोप में ले जाकर बेचेंगे, उनको ये साबित करना होगा कि जो सामान वो लाए हैं बेचने के लिए, उसके लिए उन्होंने किसी जंगल को या किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया है। अगर वो इसका पालन नहीं किए होंगे, वो किसी पेड़ या जंगल को नुकसान पहुंचा के यूरोप में सामान बेचने गए होंगे, तो उनका सामान क्या कर दिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। जब्त कर लिया जाएगा, आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा और उनके सामान को वापस प्रतिबंधित भी कर दिया जाएगा। इस नियम का असर न सिर्फ एशिया में बल्कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी महसूस किया जाएगा। साओ टोमे, प्रिंसिपे, ग्रेनाडा, बोस्निया हर्जेगोविना, यूक्रेन, युगांडा जैसे देश इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। क्यों प्रभावित होंगे? यहाँ इस देश से जंगल के उत्पाद ज़्यादा बेचे जाते हैं यूरोप में, तो इसीलिए इन देशों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्या है? जो सामान भेजा जाएगा यूरोप में, उन निर्यातकों को साबित करना होगा कि माल वनों की कटाई से नहीं जुड़ा है।
भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत के लिए भारत यूरोपीय संघ से कितना व्यापार करता है? 1.3 अरब डॉलर मूल्य के कृषि निर्यात को भारी नुकसान पहुंचे। इतना कृषि निर्यात भारत करता है यूरोप को, लेकिन उसको भारी नुकसान कितने डॉलर में कमी भी आ सकती है। भारत से यूरोप यूनियन को 435 मिलियन डॉलर की कॉफी और 174.5 मिलियन डॉलर की खली और 83.5 मिलियन डॉलर का चमड़ा निर्यात होता है। भारत को दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा बाजार जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह ये प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत के वनों की कटाई की दर अधिक है। दर कितनी अधिक है? हाल के वर्षों में भारत में लगभग 6,68,400 हेक्टेयर वनों की कटाई हुई है। भारत में विकास के लिए इतना तेजी से वन को काटे जा रहे हैं, उसकी अपेक्षा लगाए कम जा रहे हैं। हम भारत सरकार क्या करती है? कहती है हम 1 करोड़ 2 करोड़ पेड़ लगवा दिए, लेकिन क्या होता है? केवल वो पेड़ कागज पे लगते हैं, धरातल स्तर पर कुछ और ही होता है। लोग पेड़ लगाते नहीं है, बल्कि जो पेड़ पहले से उगे हुए उन्हीं का फोटो खींच कर सरकार को भेज देते हैं। सरकार को लगता है कि पेड़ लग गया है, बल्कि सरकार को इसके खिलाफ और कोई अच्छा कानून बनाना चाहिए या अच्छा नियम बनाना चाहिए कि सच में धरातल पर पेड़ लगे। अगर इसके खिलाफ भारत सरकार सतर्क नहीं होती, तो जो हमारा लक्ष्य है कि हम लगभग भारत का जितना भूभाग है उसके 33% भाग पर वन को रखें, ये लक्ष्य हमारा कभी पूरा नहीं होगा। दक्षिण इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत के पास ट्रेसेबिलिटी और नियमों के अनुपालन के स्पष्ट मानक मौजूद नहीं है। ट्रेसेबिलिटी मतलब है कि मतलब पता करना कि ये जो उत्पाद है ये जंगल को काटा गया है कि नहीं काटा गया है। आसान शब्दों में कहें तो ट्रेसेबिलिटी का अर्थ स्रोत का पता लगाने से है। इसे एक उदाहरण से समझिए। माना भारत की किसी कंपनी के पास रबर आया, अब उस कंपनी के पास इस बात का पता लगाने का कोई साधन नहीं होता कि इस रबर को कैसे बनाया गया है, इसके लिए कब और कितने जंगल काटे गए हैं। यूरोपीय यूनियन के नए नियम का पालन करने के लिए जरूरी है कि उसमें सामान को लेकर विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। हालांकि भारत के निर्यातक इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह उत्पादन की पूरी श्रृंखला के सबूत इकट्ठे करें, लेकिन छोटे किसानों के लिए ये प्रक्रिया बेहद बोझिल साबित होती है। भारत में जितने भी किसान हैं, ज्यादातर छोटे किसान हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया बहुत ही मतलब वो डाटा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए भारत का सोयाबीन व्यापार संघ, सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दावा करता है कि देश की सोयाबीन उपज ज्यादातर छोटे किसान द्वारा उगाई जाती है। सोयाबीन व्यापार संघ के मुताबिक व्यापार का उत्पादन कई वर्षों और प्रसंस्करण संयंत्रों में आपूर्ति श्रृंखलाओं के विखंडन के कारण मूल स्रोत का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नियम कहता है कि अनुपालन न होने पर माल जब्त कर लिया जाएगा, बाजार निषेध और आर्थिक दंड भी हो सकता है। विश्व में जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर इस नियम का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा ज्यादा प्रभाव? क्योंकि वन विकासशील की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें वन आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसमें 80 से 90% व्यवसाय छोटे और स्थानीय स्तर पर संचालित होते हैं। भारत में कई व्यापार संघों ने ईयूडीआर के कड़े नियम का कारण अपनी लकड़ी के हस्तशिल्प निर्यात पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव पर चिंता जताई। भारत में जो लकड़ी से बनने वाले सामान हैं उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लकड़ी के जो सामान बनते हैं वो कहीं ना कहीं उसको जंगल को काट कर ही उस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि भारत के व्यापारी को ऐसा चाहिए कि पेड़ को वो काटा जाए जो सूख गया हो, या मतलब हरे पौधे बड़े पौधे नहीं काटे जाएं, या पौधों को काटने से पहले थोड़ा सा भविष्य की सोच के साथ चलना पड़ेगा कि उससे पहले इतने सारे पौधे लगा दिया जाए कि अगर एक पौधा कट रहा है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट पर्यावरण पर नहीं पड़े। नियम का पालन तो करना ही होगा। यूरोपीय संघ कह रहा है कि इस नियम का पालन करना होगा। दक्षिण पूर्व एशिया के देश जो हैं वो तो इस नियम का पालन करना शुरू भी कर दिए हैं। जैसे उसमें कौन कौन सा देश है? जैसे वियतनाम हो गया। वियतनाम क्या किया? तकनीकी आदान प्रदान, हितधारकों के साथ बैठक, कॉफी क्षेत्रों में डेटा कलेक्शन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया। उसके बाद मलेशिया सरकार ईयूडीआर के लिए अपनी क्षमता निर्माण बढ़ाने की पहल पर काम कर रही है। आगे इंडोनेशिया इंडोनेशिया 6.5 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर नजर रखने के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड स्थापित कर रही है। फिर थाईलैंड
जो प्राकृतिक रबर के उत्पादन पे नंबर 1 है। प्राकृतिक रबर उत्पादन क्षेत्र में मानचित्रण करने, छोटे किसानों का पंजीकरण करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं का पता लगाने और इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए पहल शुरू की है। इसी तरह जापान ने अस्थायी आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करने के लिए जांच और डेटा कलेक्शन में मदद करने वाला स्वच्छ लकड़ी अधिनियम लागू किया है। भारत के लिए क्या चुनौती है? भारत अपनी तरफ से पूरी सतर्कता बरतने की कोशिश करता है, फिर भी कम जोखिम वाली श्रेणी में होने के बावजूद भारत के लिए यूरोपीय संघ के वन कटाई को लेकर नए नियम का पालन करना आसान नहीं होगा। भारत को अपनी खंडित आपूर्ति श्रृंखलाओं, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, जियोलोकेशन टूल्स, डेटा की उपलब्धता और क्षमता निर्माण तंत्रों की कमी के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत कितना कृषि का निर्यात करता है? 1.3 अरब डॉलर। कृषि निर्यात को भारी नुकसान पहुंचने का खतरा है इस नियम से, क्योंकि किसान का बड़ा हिस्सा छोटे किसान का है जो अपनी उपज कई हितधारकों और बाजार के माध्यम से बेचते हैं। ऐसे में उनका पता लगाना, उत्पाद के बारे में जांच पड़ताल करना मुश्किल हो जाता है। छोटे किसान हमारे देश में जो भारत के छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं? बिचौलिए के माध्यम से अपना सामान बेचते हैं। तो जब बिचौलिए के माध्यम से सामान बेचते हैं तो ये पता लगाना कि ये उत्पाद जो आया है जंगल को काटा गया है कि नहीं काटा गया है, ये थोड़ा सा हमारे देश के लिए मुश्किल है। फिर भी भारत को अगर अपने व्यापार यूरोप में व्यापार करना है तो उसको इस चीज़ पे ध्यान रखना होगा और कुछ अपने भी देश में नए नियम बनाने होंगे। छोटे किसान, लघु एवं मध्यम उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मानकों के तहत उच्च अनुपालन लागत का जोखिम उठाना पड़ता है। अगर अगर भारत को आगे बढ़ना है तो इसके लिए सरकार को दखल देना होगा और ऐसे कदम उठाने होंगे जिन्हें निजी क्षेत्र का समर्थन हासिल हो। भौगोलिक स्थान, डिजिटल लॉग और ट्रेजेबिलिटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है। उभरती हुई तकनीक में एक एकीकरण डिजिटल नेटवर्क का प्रावधान शामिल है जो सहकारी समितियों, किसानों और निर्यातकों को एक ही मंच जोड़ता है। कुल मिलाकर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत अभी कम जोखिम वाली स्थिति में है। ऐसे में अगर वो विश्वसनीय हरित आपूर्ति श्रृंखला बनाने में कामयाब हो जाता है, यूरोपीय संघ के नए नियम को लेकर भारत अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त ले सकता है। इस मौके पर इस्तेमाल उच्च वैश्विक मूल्य श्रृंखला और विशिष्ट बाजारों तक पहुंचने में आसानी होगी। भारत को भारत के लिए वर्तमान समय में ये नियम नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए, पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है। भारत को अपने क्षेत्र में हरित क्रांति लानी होगी। हरित क्रांति मतलब फसल उत्पादन से नहीं, बल्कि वनों ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाएँ और पेड़ों को कम काटा जाए। भारत में आजकल देखा जा रहा है कि जिस क्षेत्र में पहले बाढ़ नहीं आती थी, उस क्षेत्र में अब बाढ़ आ जा रही है और पहले जहाँ अच्छी बारिश होती थी मैदानी इलाकों में, अब उन मैदानी इलाकों में अच्छी बारिश नहीं हो रही है। तो इसका क्या भाव? ये पर्यावरण के दुष्प्रभाव हैं। पर्यावरण आए दिन जंगल की कटाई इतनी बढ़ रही है कि धरती का टेम्परेचर, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी के दिनों की संख्या बढ़ती जा रही है, बारिश के दिनों की संख्या कम होती जा रही है, सर्दियों की दिनों की संख्या कम होती जा रही है, जो ये पूरी धरती के लिए नकारात्मक प्रभाव हैं। तो भारत को इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। वर्तमान समय में नुकसान हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा अवसर भी है भारत को अपने देश में जंगलों को बचाने के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग भी इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर करिए और एक वादा करिए कि आप लोग हर साल कम से कम एक ऐसे पौधे को ज़रूर लगाएं जो उसको बड़ा करने देख मतलब बड़ा करने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि लगा के भूल जाइए कि हाँ पौधा लगाए बस। आजकल तो ट्रेंड हो गया है पौधा लगाने का, सेल्फी खींच के बस अपलोड कर देना। हाँ पौधा, वो पौधा बढ़ रहा है कि सूख गया है, तो कोई जानवर खा गया, ये कोई देखने नहीं जाता है। लेकिन आप लोग हर साल कम से कम एक पौधा ऐसा लगाइए और ऐसी जगह पौधा लगाइए जहाँ कभी काटने की ज़रूरत ना पड़े। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।